दोस्तों, आपकी वार्षिक परीक्षा कक्षा 10वीं के लिए हिंदी का मॉडल पेपर लेकर आया हूं मैं। एक बात आपको मैं बता दूं कि ये मॉडल पेपर ही नहीं, आपका हल सहित वार्षिक परीक्षा का पेपर है जो मैंने अपने हिसाब से बनाया है। कितने 23 के 23 ही क्वेश्चन आपको 80 नंबर का जो पेपर पूछा जाएगा, ये देख सकते हैं आप। 80 नंबर वार्षिक परीक्षा 2021-22, विषय है हिंदी, कक्षा 10वीं, मध्य प्रदेश, समय 3 घंटा। और जैसा आपका पैटर्न है, सेम टू सेम पैटर्न मैंने लिया है और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको इस प्रकार की अपडेट और भी मिलती रहे। और बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं, मैं पहले आपको पेपर का एक प्रोफार्मा पूरा बता देता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि किस प्रकार का पेपर आएगा। पहला प्रश्न 6 अंक का रहेगा, देख लीजिए। दूसरा भी 6 अंक का रहेगा और सारे के उत्तर मैं आपको बताऊंगा। तीसरा जो प्रश्न है आपका वो भी 6 अंक का रहेगा। चौथा प्रश्न है वो भी आपका 7 अंक का रहेगा। पांचवा प्रश्न 7 अंक का, और इसके बाद में आपके और जो क्वेश्चन आंसर आ जाएंगे। इस प्रकार से मैंने आपके लिए ये क्वेश्चन नंबर 23 तक, मतलब कि पूरा 23 का जो सेट पेपर होता है पूरा का पूरा, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में मैंने ये दिया है, मेरा प्रिय खेल, विद्यार्थी जीवन अनुशासन, विज्ञान चमत्कार, पर्यावरण प्रदूषण, निबंध। तो जो परीक्षा में पूछा जाएगा मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि किस प्रकार के प्रश्न आप लोगों की परीक्षा में आएंगे। उसी के हिसाब से मैंने ये पेपर बनाया है अपने स्वयं के हाथों से। और हमारी जो ऑफलाइन जो कोचिंग लगती है उसमें भी हमने यही पैटर्न दिया है वार्षिक परीक्षा की, जो एग्ज़ाम ली थी हमने वहाँ पर। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हिंदी विषय का हमारा पेपर, और सारे प्रश्न के उत्तर मैं आपको बता दूंगा, ठीक। तो चलिए बात करते हैं पहले प्रश्न से। देखिए, हाँ, पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। नंद नंदन का प्रयोग किया गया है। मध्य प्रदेश वाले जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ टेलीग्राम से जुड़ना चाहे वो भी जुड़ सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। नंद नंदन का प्रयोग किया गया है, किसके लिए किया गया है ये आपको इसमें बताना है। उद्धव के लिए, गोपियों के लिए, कृष्ण के लिए, सूरदास के लिए। तो जो नंद नंदन, नंदन मतलब एक प्रकार से पुत्र होता है, तो नंद नंदन कृष्ण के लिए प्रयोग किया जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला है, रामचरितमानस के रचनाकार हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है कि रामचरितमानस की रचना किसने की है, उनका आपको नाम बताना है ऑप्शन में से छांट कर। देखिए, कबीर है, तुलसीदास है, सूरदास है या मीराबाई है। तो आपको उत्तर में बताना है तुलसीदास, क्योंकि रामचरितमानस के जो रचनाकार है वो तुलसीदास जी हैं। इसके बाद देखिए, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व या धर्म क्या कहलाते हैं। तो छंद कहलाते हैं, अलंकार कहलाते हैं, रस या दोहा कहलाते हैं। तो जो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व या धर्म होते हैं वो अलंकार कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं, तो ध्यान रखना, अलंकार कहलाते हैं काव्य की शोभा बढ़ाने वाले। और अगर प्रश्न आया कि अलंकार की परिभाषा दीजिए, तो आप इस प्रकार से परिभाषा दे सकते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व धर्म अलंकार कहलाते हैं। अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभया अलंकार। इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की, छायावाद के आधार स्तंभ कवि नहीं है। अब इसमें यहाँ पर एक बात गौर करना, नहीं है ये पूछा है। और छायावाद के मुख्य कवि कौन कौन से हैं, तो निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, ये तो मुख्य कवि हैं। लेकिन जो नहीं पूछा है ना, उस पर आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर क्या है, सूरदास है, क्योंकि सूरदास भक्ति काल के कवि है, छायावाद के थोड़ी ना है। तो इसका करेक्ट आंसर सूरदास होगा। और अगर पूछे छायावाद के आधार स्तंभ कवि है, और उसमें अगर आपको मूल रूप से करना है जयशंकर प्रसाद, ठीक है, क्योंकि जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक भी माना जाता है। इसके बाद में बात करते हैं अगला प्रश्न की। देखिए, भभूत लगाने से लेखक क्या बन जाते हैं, गणपति, राम, बम भोला या फिर राधा कृष्ण। तो भभूत लगाने से जो लेखक है वो बम भोला बन जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, उत्साह कविता में बादल को किसका प्रतीक कहा गया है। जो उत्साह नामक कविता है, इसमें जो बादल है उसको किसका प्रतीक कहा गया है, क्रांति का, स्थिरता का, शांति का या सुख का। तो आपको याद रखना है, क्रांति का प्रतीक कहा गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी का भी पूरा उत्तर बताऊंगा, मैंने आपको पहले ही प्रॉमिस किया है कि सारे उत्तर आपको बताऊंगा। सही जोड़ी बनाइए। 9 2 11 होना इसका सीधा सा अर्थ होता है भाग जाना, तो इसके सामने ही दे रखा है। रस काव्य की क्या होती है, तो आत्मा होती है। रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। सेवा करने वाला, जो सेवा करने वाला जो होता है ना दोस्तों, उसको बोला जाता है सेवक, ठीक है। सेवा करने वाला क्या बोला जाता है, तो याद रखना, सेवा करने वाला सेवक कहलाता है, ये भी इसके सामने ही है। दिन रात दोनों पद प्रधान है। देखिए, ये दिन भी प्रधान है और रात भी प्रधान है, ठीक है। तो दोनों पद जहाँ पर प्रधान हो उस आपको समास का नाम बताना है। तो दोनों पद प्रधान होता है तो ये द्वंद्व समास है, तो दिन रात में द्वंद्व आएगा। बाल गोविंद भगत, तो जो बाल गोविंद भगत थे ना, वो कबीरदास जी को साहब मानते थे। क्या मानते थे, कबीरदास जी को साहब मानते थे, तो कबीर को साहब मानते थे। और माता का अंचल ये किसने लिखा है, शिवपूजन सहाय ने लिखा है। अब एक बार और मैं आपको कंप्लीटली बता देता हूँ। 9 2 11 मतलब भाग जाना,
रस काव्य की आत्मा होती है, सेवा करने वाला सेवक कहलाता है, और दिन रात में द्वंद्व समास है। ये आपकी जोड़ी हो गई है। अब जोड़ी के बाद में हम बात करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, और इसके भी उत्तर मैं आपको एक एक उत्तर बताऊंगा। चलिए बात करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 6 अंक का आपका प्रश्न है। अनुप्रास अलंकार खालिस्तान की आवृत्ति बार बार होती है। तो जो अनुप्रास अलंकार है उसमें वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, ये आपको ध्यान रखना है। किसकी आवृत्ति बार बार होती है? तो वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है। ठीक है। अगला देखिए, रस के अंग होते हैं 4 या 8, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 4। ठीक है। रस के अंग कितने होते हैं? 4 अंग होते हैं। विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव और संचारी भाव, ये रस के अंग होते हैं। और काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को क्या कहते हैं? तो अलंकार कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं पत्तों से लदी, कहीं हरी कहीं लाल, तो डाल आएगा या ताल आएगा? तो यहाँ पर डाल आएगा। अगला है माता का अंचल नामक अंश उपन्यास से लिया गया है, तो देहाती दुनिया से लिया गया है, ये आपको याद रखना है। कहाँ से लिया गया है? तो देहाती दुनिया से लिया गया है। इसमें डाल आएगा, इसमें 4 आएगा, इसमें वर्ण आएगा। और देखिए अगला, सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है कामयानी या महाभारत? तो महाभारत। ठीक है। महाभारत ये लोकप्रिय महाकाव्य की श्रेणी में आता है, तो इसमें आप क्या करेंगे? सर्वाधिक लोकप्रिय महाभारत है। और अगर महाभारत नहीं दे और वहाँ पर रामचरितमानस अगर दे देना, तो आपको याद रखना है रामचरितमानस भी सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है। ठीक, इस प्रकार से दोनों प्रश्नों को आपको याद रखना है। इसके बाद में अगला देखिए, कभी कभी लेखक दबाव में भी लिखता है, तो बाहरी दबाव में भी लिखता है कभी कभी, तो क्या लिखेंगे आप? बाहरी। ठीक है। और अब हम बात करते हैं सत्य असत्य लिखिए। सूरदास की रचना सूरसागर है। सूरसागर सूरदास की प्रमुख रचना है, ये बिल्कुल सत्य है। तारकेश्वर ही भोलानाथ थे, ये भी सत्य है। महाकाव्य खंडकाव्य से बड़ा होता है, ये बिल्कुल सही है। जार्ज पंचम की नागपाठ में सरकारी तंत्र पर व्यंग किया गया है, ये भी सही है, क्योंकि सरकारी तंत्र पर व्यंग किया गया था। ठीक है। और कन्यादान कविता में माँ बेटी को परंपरा से हटकर सीख देती है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है। ये भी क्या है? बिल्कुल सही है। और जयशंकर प्रसाद छायावाद के कवि हैं, बिल्कुल जयशंकर प्रसाद छायावाद के कवि हैं, ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, ये भी सही है। बाल गोविंद भगत के गीतों में प्रभु मिलन का भाव होता था, बिल्कुल प्रभु मिलन का भाव होता था, वे कबीर को साहब मानते थे, तो ये भी सही है। अच्छा, आपको मैंने इसमें 7 प्रश्न याद करवा दिए हैं, ये भी आप ध्यान रखें। कैसे? क्योंकि सातों के सातों ही सही है। ठीक है। तो इस प्रकार से आपके 7 प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। तो सत्य असत्य लिखिए, इसमें मैंने पूरे सत्य सत्य दिए ताकि आपको 7 प्रश्न याद हो और आपकी वार्षिक परीक्षा की तैयारी मजबूत हो। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है ये देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ चुका है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर एक वाक्य में दीजिए। 7 प्रश्न मैंने इसमें दिए। जॉर्ज पंचम की नाक में किस पर व्यंग किया गया है? तो आप यहाँ पर लिखेंगे सरकारी तंत्र। ठीक है। सरकारी तंत्र, जो सरकारी तंत्र है उस पर व्यंग किया गया है, तो पहले प्रश्न का उत्तर आएगा सरकारी तंत्र। दूसरा है नाक किसका द्योतक होती है? ठीक है। नाक किसका द्योतक होती है? तो इसमें आप लिखेंगे प्रतिष्ठा। ठीक है। प्रतिष्ठा लिख सकते हैं या फिर लिख सकते हैं मान सम्मान। ठीक है। प्रतिष्ठा या मान सम्मान दोनों एक ही बात है। तो नाक किसका प्रतीक होती है? तो प्रतिष्ठा या मान सम्मान का प्रतीक होती है। मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है में कौन सा वाच्य है? इसमें आपको वाच्य बताना है, तो मेरे द्वारा ये है, इसमें कर्मवाच्य। ठीक है, कर्मवाच्य है। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो शांत रस का जो स्थायी भाव है दोस्तों वो होता है निर्वेद। ठीक है। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो आपको बता देना है, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। और इसके बाद में वाच्य में कितने प्रकार होते हैं? मतलब सीधा सा अर्थ ये है कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। और इसके बाद में वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णों का जो सार्थक समूह होता है ना, उसको शब्द कहा जाता है। ठीक है। वर्णों से शब्द बनते हैं, शब्द से पद बनते हैं और पदों से वाक्य बनते हैं और वाक्य से भाषा का निर्माण होता है। ठीक है। तो वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? तो शब्द कहते हैं वर्णों के सार्थक समूह को। इसके बाद में गोस्वामी तुलसीदास का जन्म कब हुआ था ये आपको इसमें बताना है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी का जो जन्म है 1532 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1532 में हुआ था और मृत्यु कब हुई थी? तो 1623 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी, ये आपको याद रखना है। अब देखिए, माँ बेटी को क्या क्या सीख देती है, अथवा फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतु में नहीं होता? ये प्रश्न आपको कंप्लीट करने हैं। अब मैं प्रश्न बता रहा हूँ आपको, इनका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट के माध्यम से भी आप इनको कंप्लीट कर लीजिए। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? वो तेल की मटकी, कमल का पत्ता आदि से। परशुराम के क्रोध करने पर, लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर कौन कौन से तरक दिए थे? नई कविता की परिभाषा, भक्तिकाल की विशेषता, फादर की उपस्थिति देवदार की चाय जैसी क्यों लगती है, तुलसीदास के काव्य की विशेषता बतानी है, चौपाई छंद की परिभाषा बतानी है, दोहा छंद की परिभाषा बतानी है। ठीक है।
और उसके बाद में इसी प्रकार से 11वां प्रश्न देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करिए। 13वें क्वेश्चन को भी आप कंप्लीट करेंगे इसी प्रकार से, और स्क्रीनशॉट ले लें आप अच्छे से एक एक प्रश्न का। और हम बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 16 की। देखिए, सूरदास अथवा तुलसीदास का काव्यगत परिचय आपको याद करना है। 2 रचनाएं, भावपक्ष कलापक्ष साहित्य में स्थान। और रामवृक्ष बेनीपुरी अथवा स्वयं प्रकाश का साहित्यिक परिचय आपको याद रखना है। 2 रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान। ठीक। और इसके बाद में आपको अनुच्छेद लिखना है। अनुच्छेद में बता दूं कौन से याद करना है, भ्रष्टाचार समस्या पर और प्रदूषण एक समस्या पर अनुच्छेद याद करना है। 3 अंक का आपका प्रश्न रहेगा। ठीक है। और इसके बाद में संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। काव्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या, नाथ संबोधन भंज निहारा वाली। तो ये पहले आपको मैं बता दूं कि ये है आपका सेकंड चैप्टर का राम लक्ष्मण परशुराम संवाद वाला। तो उसमें आप अच्छे से काव्यांश की व्याख्या करेंगे। और इसके अलावा अपठित गद्यांश है, अपठित गद्यांश को पढ़कर आपको उत्तर देना है। ठीक है। 20वें प्रश्न देख लीजिए, ये मानव आकरण ही मानव के प्रति अनुदार हो उठना। ठीक। चलिए इसका मैं बता देता हूँ आपको उत्तर। मानव का आकरण ही मानव के प्रति अनुदार हो उठना, न केवल मानवत्व के लिए लज्जाजनक। इसका देखिए, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक दीजिए। तो इसमें आप यह लिखेंगे यथार्थ मनुष्य, यथार्थ मनुष्य, ये शीर्षक हो जाएगा इसका। यथार्थ मनुष्य किसे कहा गया है? तो यथार्थ मनुष्य वही है जो मानवता का आदर करना जानता है, वो कर सकता है। ठीक है। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक। गद्यांश का सारांश लिखना है, तो ये आप गद्यांश का सारांश इसी में से लिख देंगे पॉइंट बना बनाकर। ठीक है। इस प्रकार से आपको कंप्लीट करना है। और उसके बाद में ये गद्यांश के संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। 4 अंक का एक और रहेगा, वो बाल गोविंद भगत कमर में क्या पहनते थे। तो आपको याद रखना है कि जो बाल गोविंद भगत है वो कमर में लंगोटी पहनते थे। बाल गोविंद भगत की कद काठी कैसी थी? तो लंबी दाढ़ी या जटा जो नहीं रखते थे, उनका सफ़ेद जगमग रहता था। कद काठी कैसी थी? तो गोरे चिट्ठे व्यक्ति थे। ठीक है। मजले है ना, मजले कद के इंसान थे वो, ऐसा याद रखना है। बाल गोविंद भगत की उम्र कितनी थी? तो इसमें आप याद रखेंगे 60 से ऊपर। ठीक है। और उसके बाद में इसी प्रकार हालदार साहब वाला कर लेंगे। और 22वां प्रश्न आप देखिए, वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संदर्भ में अपने पिताजी को पत्र और अथवा अपने प्राचार्य महोदय को स्थानांतरण प्रमाण पत्र। और उसके बाद में 23वें में निबंध है मेरा प्रिय खेल, विद्यार्थी जीवन अनुशासन, विज्ञान के चमत्कार, पर्यावरण प्रदूषण। तो ये आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए जो पेपर है वो मैंने आपको बता दिया है। इसको आप अच्छे से हल करें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो कमेंट करके हमें बता देना। ठीक है, ताकि हम आपको PDF उपलब्ध करवा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसी प्रकार की अपडेट अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि आप लोगों के लिए इस प्रकार की और भी अपडेट उत्तर सहित में उपलब्ध करवा दूँ। धन्यवाद।